नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज आप सभी के साथ हम जुड़ चुके हैं एक नई सीरीज के साथ। लैब असिस्टेंट की जो सीरीज है, जिनके अंदर जो पेपर सेकंड है ज्योग्राफी का, उनके बारे में हम टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का, वो रहेगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के अंदर या पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है वो कैसे बने हैं, उसके अंदर क्या पाया जाता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेली एक एक करके करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा जो टॉपिक रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी जिस अर्थ के ऊपर हम रह रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, उस अर्थ के अंदर के भाग में क्या चीज़ें हो सकती है, उन सभी चीज़ों की जानकारी हमें इस चैप्टर के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। वैसे ये थोड़ा सा टफ काम जरूर है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग की चीज़ों को हम वास्तविक रूप से देख पाना लगभग असंभव है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जा पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। क्योंकि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ेगा तो हमारे जीवन की जो संभावनाएं हैं वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। इसके अलावा जो भी धातु होंगे वो भी कुछ गहराई के बाद क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। तो आंतरिक जो संरचना से संबंधित जो हमारे पास जानकारी होगी वो लगभग अप्रत्यक्ष होगी। थोड़े बहुत जो प्रत्यक्ष स्रोत है वो भी बहुत ही कम जानकारी हमें दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत, यानी ऐसे कौन से स्रोत है जो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत की, तो हम इसमें 3 प्रकार के स्रोत पढ़ेंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के स्रोत है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कौन कौन से स्रोत पढ़ेंगे? एक नंबर होगा हमारा, एक नंबर होगा अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो जानकारी देने वाले स्रोत है उसमें सबसे पहला है अप्राकृतिक स्रोत। दूसरा जो स्रोत है, दूसरे स्रोत की अगर हम बात करें, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों के साक्ष्य, विभिन्न सिद्धांतों के साक्ष्य, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। उन विचारों के आधार पर भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास करेंगे। तीसरा जो सोर्स है हमारे पास वो है प्राकृतिक स्रोत। क्या है? प्राकृतिक स्रोत। ये 3 स्रोत है हमारे पास जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित हमें जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे एक एक करके इन सभी को डिटेली हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सबसे पहले जो स्रोत हो जाएगा वो अप्राकृतिक। क्या हो जाएगा?
अप्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत कौन सा हो जाएगा? अप्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत। आर्टिफिशियल सोर्स, आर्टिफिशियल सोर्स यानी अप्राकृतिक स्रोत, यानी ऐसे स्रोत जो हमें प्रकृति के द्वारा नहीं मिलते हैं, यानी प्रकृति का उसमें कोई रोल नहीं है, अप्राकृतिक है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, जिनको हमने मनुष्य ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नाम दिया है, डेवलप किया है, विकसित किए हैं। यानी हमने जो विकसित किए या हमारे द्वारा जो स्रोत विकसित किए गए हैं उनको बोलते हैं अप्राकृतिक स्रोत। अगर इनमें हम बात करें अप्राकृतिक स्रोत के अंदर, तो ये कितने प्रकार के हो जाएंगे? इनमें हम बात करेंगे घनत्व की, पृथ्वी के घनत्व की। दूसरी हम बात करेंगे दबाव की, किसकी? दबाव की या दाब की। तीसरी हम बात करेंगे तापमान की। ये अप्राकृतिक स्रोत है, यानी घनत्व, दाब, तापमान, ये नाम है वो हमने दिए, मनुष्य ने दिए। घनत्व डेंसिटी, क्या है? डेंसिटी। दाब प्रेशर, और तीसरा हो जाएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर। यानी ये जो अप्राकृतिक स्रोत है हमारे पास है, घनत्व, दाब, तापमान, ये हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से या फिर यूं कहें अप्राकृतिक स्रोत के रूप में हमें जानकारी देते हैं। बात करें इन तीनों की, तो आप इन तीनों को ऐसे याद रख सकते हो, DPT, DPT, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर। ये तीनों ही ऐसी चीजें हैं, अगर हम पृथ्वी के धरातल से नीचे की ओर जाते हैं तो तीनों के अंदर ही वृद्धि होती है, यानी इनका जो माप है वो क्या होता है? बढ़ता है। अगर हम धरातल में जा रहे हैं तो घनत्व भी बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ेगा और दाब भी बढ़ेगा। तो तीनों में क्या होती है? तीनों में क्या होती है? वृद्धि होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर तीनों में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। अगर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे तो तीनों के मान में क्या होगा? वृद्धि होगी। एक नंबर बात करें हम घनत्व की, एक नंबर टॉपिक बात करें हमें घनत्व, डेंसिटी। घनत्व क्या होता है? यानी किसी चीज में किस तरह से पदार्थ है वो आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में कितने कनेक्टेड है, वो चीजें क्या होती है? घनत्व होती है। जैसे कि हमारे बाल है, तो बाल जितने ज्यादा होंगे घनत्व ज्यादा होगा, कम होंगे घनत्व क्या होगा? कम होगा। तो घनत्व का मतलब चीजें आपस में बहुत ज्यादा जुड़ी होना, ये क्या होता है? घनत्व होना। अगर बात करें घनत्व की, तो घनत्व है वो पृथ्वी के धरातल या धरातल से हम आंतरिक भाग में जाते हैं तो घनत्व बढ़ता है। आंतरिक भाग में जाने पर, आंतरिक भाग में जाने पर घनत्व बढ़ता है, आंतरिक भाग में जाने पर घनत्व बढ़ता है। एक तो ये होगी घनत्व की बात है। दूसरी ये हो जाएगी कि पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो हमें और ज़्यादा गहराई वाली चीज़ें वहाँ पर मिलना शुरू हो जाती है। दूसरी अगर बात करें पृथ्वी का औसत घनत्व, औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 5.517 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है
वो 5.517 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है। अगर हम पृथ्वी के ऊपरी धरातल से केंद्र की ओर जाते हैं तो घनत्व में अलग अलग दर से क्या होती है, वृद्धि होती है। ऊपर के भाग का घनत्व आपको कम मिलेगा और नीचे के भाग का घनत्व आपको क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। ऊपर के भाग का घनत्व कम है, नीचे के भाग का घनत्व है वो क्या है, अधिक है। घनत्व मापने का सबसे पहले प्रयास यानी घनत्व मापने का जो सबसे पहले प्रयास किया था किसी व्यक्ति ने, तो उसने किया था 1798 में। किसने किया था, 1798 में केवेंडिश ने। किसने, केवेंडिश नामक विद्वान ने पृथ्वी का घनत्व मापने का प्रयास सबसे पहले किया था 1798 में। केवेंडिश ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर, किसके आधार पर है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर यानी इन्होंने जो घनत्व मापने का प्रयास किया था वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर मापने का प्रयास किया था 1798 में। और इन्होंने पृथ्वी का जो औसत घनत्व बताया था, इसने पृथ्वी का जो औसत घनत्व बताया था वो जल के घनत्व से 5.84 गुना अधिक बताया। यानी पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो क्या है, जल के घनत्व से 5.48 गुना अधिक बताया था। अब आगे और बात करें इनके बारे में, तो एक व्यक्ति आता है 1878 में। 1878 में एक व्यक्ति आता है 1878 में एक व्यक्ति आता है 1878 में एक व्यक्ति आता है पॉइंटिंग। इसने पृथ्वी का घनत्व बताया था 5.49 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। और उसके बाद अगर हम बात करें 1950 के सैटेलाइट सर्वे के आधार पर औसत घनत्व तो ये है 5.517 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। ये पृथ्वी का क्या हो जाएगा, औसत घनत्व हो जाएगा। अंतरतम का घनत्व ये बताया है 11 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। 11 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके अलावा बात करें ऊपरी धरातल का, तो ये घनत्व है लगभग 2.6 से 3.3 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, धरातल का औसत घनत्व। ऊपरी धरातल का औसत घनत्व ये 2.6 से 3.3 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अलग अलग घनत्व की चट्टानें पाई जाती है और इन अलग अलग घनत्व की चट्टानों का घनत्व भी क्या है, अलग अलग। आगे बात करें, दूसरा जो हमारे पास अप्राकृतिक स्रोत है वो है दाब, प्रेशर। दाब। जब तक हमारे पास पर्याप्त डाटा नहीं था तो तब तक ये समझा जाता था
कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो घनत्व ज़्यादा है वो इस कारण से है कि पृथ्वी की ऊपरी परतों का नीचे की परतों पर दाब पड़ता है। क्या पड़ता है? दाब लगता है, प्रेशर लगता है, और इसी दबाव के कारण क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भागों का घनत्व है वो बढ़ जाता है। तो दाब के बारे में हमें जो चीज़ें पढ़नी है वो ये है, ऊपरी परत के दबाव से पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व अधिक होना। ये बात कब की है? जब हमारे पास पर्याप्त तथ्य नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च बढ़े, खोज हुई, तो ये माना गया कि पृथ्वी का जो सारा धरातल है वो एक जैसा नहीं है। पृथ्वी में अलग अलग परतें पाई जाती है और उन परतों के ऊपर किसी भी पदार्थ का घनत्व है वो स्थिर रहता है, उस परत के नीचे उस पदार्थ का घनत्व है वो चेंज नहीं होता। यानी परतों के ऊपर एक फिक्स परत है और उस परत में फिक्स घनत्व रहता है। जैसे ही अगली परत आएगी तो उसका घनत्व फिक्स रहेगा, उससे बाद अगली परत का घनत्व फिक्स रहेगा। ये खोज है वो बाद में हुई थी। तो इस तथ्य को नकार दिया गया कि दाब का प्रभाव है वो घनत्व पर नहीं पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर अलग अलग परतें पाई जाती है। लेकिन बाद के तथ्य से इस बात को साबित किया कि घनत्व में दाब का रोल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के अंतरतम में अलग अलग परतें पाई जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि ये पृथ्वी का हमने एक भाग निकाल लिया, तो जैसे ये ऊपरी परत हो गई, उसके बाद दूसरी परत, तीसरी परत, इस तरह से पृथ्वी के अंदर अलग अलग परतें मिलती है और उन परतों के बाद घनत्व है वो क्या होता है, अलग होता है। लेकिन इस परत पे जितना भी दबाव पड़ रहा है, इस दबाव का नीचे की परत के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ जो सेलें होंगी वो सेलें केवल यहाँ तक ही दबाव डालेगी, इससे नीचे वाले भाग में दबाव नहीं डालेगी। आगे बात करते हैं तापमान की। तीसरा जो अप्राकृतिक स्रोत है वो है तापमान, टेम्परेचर। तापमान की अगर हम बात करें तो तापमान है वो पृथ्वी के गहराई पर जाने पर बढ़ता है। अगर हम पृथ्वी के धरातल से गहराई में जा रहे हैं तो तापमान बढ़ेगा, और अगर धरातल से ऊपर जा रहे हैं तो तापमान घटेगा। गहराई पर जाने पर तापमान बढ़ता है, गहराई पर जाने पर तापमान बढ़ता है। गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता है, गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता है। प्रति 100 मीटर तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो प्रति 100 मीटर की गहराई में जाने पर बढ़ता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि 32 मीटर की गहराई में तापमान
1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। यानी 32 मीटर की गहराई में अगर हम जाते हैं तो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है। जैसे ये पृथ्वी है और इसके अंदर हम 32 मीटर की गहराई में जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है प्लस हो जाएगा गहराई में जाने पर। तो यहाँ तक ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये सारे क्या है, अप्राकृतिक स्रोत। इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो 2900 किलोमीटर की गहराई में तापमान, 2900 किलोमीटर की गहराई में तापमान रहता है लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है, 3700 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो 2900 किलोमीटर की गहराई में रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अंतरतम का जो तापमान है, अंतरतम का तापमान लगभग 4300 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 4300 डिग्री सेल्सियस अंतरतम का जो तापमान है। यानी ये पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है यहाँ तक जो तापमान है वो लगभग 4300 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 4300 डिग्री सेल्सियस। तो ये थे हमारे अप्राकृतिक स्रोत जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित हमें थोड़ी जानकारी देते हैं। अब बात करते हैं दूसरा जो हमारे पास स्रोत था पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। यानी हमारे पास जब जानकारी नहीं थी तो इस तरह की चर्चाएं होती थी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो तरल अवस्था में है या ठोस अवस्था में है या गैस अवस्था में है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार की सेलें पाई जाती है, किस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर जो अपना स्थिति है या अपना जो परिवर्तन है वो करती है। इसके अलावा हमें देखते हैं कि भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों आती है, ये मेघमा, लावा ये वगैरह कहाँ से आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में चल रहे थे। तो उन क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए कुछ सिद्धांत अलग अलग विद्वानों ने दिए थे, जिनके हिसाब से अगर हम देखें तो इनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो ज्वारीय सिद्धांत। 1 नंबर कौन सा है, ज्वारीय सिद्धांत। ज्वारीय सिद्धांत के हिसाब से बात करें हमें तो ज्वारीय सिद्धांत है वो ये कहता है कि पृथ्वी का अंतरतम तरल अवस्था में है। किसमें है, तरल अवस्था में। कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है या केंद्र बिंदु है वो तरल अवस्था में पाया जाता है। ऐसी बात कौन कहता है, ज्वारीय सिद्धांत कहता है। इसके अलावा बात करें हम लाप्लास की वायव्य निहारिका परिकल्पना से। तो लाप्लास बताते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो क्या है, तरल अवस्था में। किसमें है, तरल अवस्था में। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो क्या है, तरल अवस्था में। एक व्यक्ति और आता है जिनकी जो थ्योरी है वो है निहारिका सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो अंतरतम है वो कैसा है, पृथ्वी का अंतरतम है वो क्या बताता है, ये गैस में, गैसीय अवस्था में या वायव्य अवस्था में। इसके अलावा एक और बात करें हम 4 नंबर
तो एक व्यक्ति आता है, या फिर यूं कहें ग्रहाणु परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार अंतरतम यानी पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है, आंतरिक भाग है, वो किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो ये सिद्धांत थे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग समय में आए, और उन विद्वानों ने जैसा उनके पास नॉलेज था, जैसे उन्हें साक्ष्य मिले, उसके आधार पर उन्होंने पृथ्वी की जो आंतरिक स्थिति बताई। ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार जो आंतरिक स्थिति है वो कैसी है? तरल अवस्था में। लाप्लास की वायवीय निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी है वो तरल अवस्था में। निहारिका सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी है वो गैसीय अवस्था या वायवीय अवस्था में। और ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार अंतरतम है वो ठोस अवस्था में। तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत थे, उनके अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आगे बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत। 3 नंबर हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत। क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक स्रोत। अगर हम प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो ये ऐसे स्रोत हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें दिए जाते हैं, यानी इन स्रोतों का जो कार्य है या ये स्रोत है वो प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। यानी प्रकृति के अंदर ऐसी घटनाएं घटित होती है और उन घटनाओं के द्वारा ही हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के प्राकृतिक स्रोत है, उनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार। और दूसरा हम बात करेंगे भूकंपीय गतिविधियां, भूकंपीय गतिविधियां। तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक स्रोत हो जाएंगे। प्रकृति के द्वारा ये स्रोत हमें उपलब्ध करवाए जाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से क्या होता है? जैसे ही पृथ्वी के धरातल से या मैग्मा लावा बाहर निकलता है तो उस मैग्मा को लेबोरेटरी में भेजा जाता है और फिर उस मैग्मा की जांच की जाती है कि ये कितनी गहराई से आया होगा, कौन कौन से पदार्थ है इसमें, और ये मैग्मा कितनी स्पीड से आया होगा। ये सारी जानकारी है वो प्राप्त की जाती है। भूकंपीय गतिविधियां भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देती है कि भूकंप क्यों आता है, पृथ्वी क्यों हिलती है, और इसके अंदर किस तरह की जो तरंगे हैं वो उत्पन्न होती है, तरंगों की गति क्या होती है, और इन तरंगों की जो गति में बदलाव है वो किस तरह से आता है। यानी गंतव्य अगर बदलता है तो इनकी गति में बदलाव आता है, और किस तरह की गंतव्य की जो वस्तुएं हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाई जाती है। तो ये 2 प्राकृतिक स्रोत है हमारे पास, ज्वालामुखी उद्गार और भूकंपीय गतिविधियां। इसके अलावा अगर हम बात करें पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत की अगर हम बात करें, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष स्रोत। यानी कौन से ऐसे स्रोत है जो हमें पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी देते हैं, और कौन से ऐसे स्रोत हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अप्रत्यक्ष जानकारी देते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो प्रत्यक्ष जानकारी और अप्रत्यक्ष जानकारी देने वाले जो स्रोत हैं उनकी हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पृथ्वी की तिर्य्या, अगर पृथ्वी की तिर्य्या की बात करें, यानी पृथ्वी का केंद्र है वो धरातल से कितनी गहराई पर है, तो ये लगभग है 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर। अगर हमें पृथ्वी के केंद्र पर जाना है तो हमें लगभग कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी?
70 किलोमीटर की दूरी है वो हमें तय करनी होगी। हालांकि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। ये असंभव फैक्ट है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से हम कोई अप्रत्यक्ष जानकारी है वो प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो विद्वानों ने बताई है 6370 किलोमीटर। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष स्रोत की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष स्रोत वे हो जाएंगे जो हमें पृथ्वी के धरातल से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं। एक नंबर हम बात करें प्रत्यक्ष स्रोत, डायरेक्ट सोर्स। तो प्रत्यक्ष जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हैं, तो इनमें हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त लावा और मैग्मा, लावा और मैग्मा। दूसरा हो जाएगा पृथ्वी की धरातल की चट्टानें, धरातल की चट्टानें, यानी जो खनन क्रिया से हम चट्टानें प्राप्त करते हैं, या खनन क्रिया से जो चट्टानें हम खोदते हैं, उससे भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम देखें धरातल के चट्टानों के बारे में, तो अफ्रीका में सोने की खादान लगभग 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। अफ्रीका में जो सोना निकाला जाता है वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर की गहराई से निकाला जाता है। उससे ज़्यादा गहराई में जाना बहुत ही मुश्किल काम है या असंभव है, क्योंकि इतनी गहराई पर भी तापमान बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा बात करें वैज्ञानिक अनुसंधान, यानी वैज्ञानिक भी कुछ परियोजनाओं पे काम कर रहे हैं, पृथ्वी के अंदर ड्रिलिंग कर रहे हैं, यानी गड्ढा खोदकर पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो चीजें हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें हम बात करें वैज्ञानिक अनुसंधान में, तो 2 तरह की परियोजनाएं चल रही है। एक तो चल रही है डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, और दूसरी जो परियोजना है इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। यानी ये परियोजनाएं भी वैज्ञानिकों के द्वारा चलाई जा रही है। गहरा समुद्री प्रवेदन कार्यक्रम, समन्वित समुद्री प्रवेदन कार्यक्रम, यानी ये ड्रिल करके पृथ्वी के अंदर क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, और गड्ढा खोदकर पदार्थों को बाहर निकालते हैं और उन पदार्थों की क्या करते हैं, जांच करते हैं, ताकि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हमें कोई जानकारी हाथ आ जाए। तो नोट में एक चीज लिखेंगे हम, अब तक का सबसे गहरा प्रवेदन, अब तक का सबसे गहरा प्रवेदन, अब तक की सबसे जो गहरी ड्रिल की गई है, खुदाई की गई है, गड्ढा खोदा गया है, वो है आर्कटिक महासागर में 12 किलोमीटर गहरा, कितना है, 12 किलोमीटर गहरा कोला नामक स्थान पर अब तक की जो सबसे गहरी ड्रिल की गई है, 12 किलोमीटर गहरी ड्रिल, 12 किलोमीटर गहरी ड्रिल है वो की गई है। ये जो स्थान है वो रूस के साइबेरिया में, तो ये जो आर्कटिक महासागर है उसमें अब तक का सबसे गहरा प्रवेदन किया गया है, जो लगभग कितना है, 12 किलोमीटर गहरा है। 12 किलोमीटर गहरा
गड्ढा पृथ्वी के अंदर खोदा गया है, जो कि कहाँ है, कोला नामक स्थान पर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये पृथ्वी की जानकारी की क्या है, प्रत्यक्ष स्रोत। कौन कौन से, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त लावा या मैग्मा, लावा या मैग्मा, पृथ्वी की धरातल की चट्टानें, और चट्टानों से अगर हम बात करेंगे तो सोने की खदान लगभग 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। वैज्ञानिक अनुसंधान डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। आगे हम बात करें अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत यानी पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी से संबंधित जो अप्रत्यक्ष स्रोत हमारे पास उपलब्ध है, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो इनमें हम बात करें तो सबसे पहले अप्रत्यक्ष स्रोत हो जाएंगे गंतव्य, दूसरा हो जाएगा दबाव, तीसरा हो जाएगा तापमान, चौथा हो जाएगा उल्काएं, पांचवा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, छठा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, और सातवां हो जाएगा भूकंप या भूकंपीय तरंगे। ये क्या हो जाएंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अप्रत्यक्ष स्रोत हो जाएंगे। यानी इनमें पृथ्वी का कोई रोल नहीं है, प्रकृति का कोई रोल नहीं है, मनुष्य ने या हमने विद्वानों ने अपनी जरूरत के हिसाब से ये स्रोत है वो बनाए हैं, और इन स्रोतों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास किया जा रहा है। तो घनत्व, दबाव और तापमान के बारे में हमने बहुत ही विस्तृत चर्चा की है। अभी पीछे शुरुआत में हमने घनत्व, दबाव और तापमान के बारे में विस्तृत चर्चा की। उल्काओं से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, हालांकि उल्काएं तो पृथ्वी से जुड़ी हुई भी नहीं है। तो उल्काएं क्या है, उल्काओं का निर्माण भी उस समय हुआ था जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था। अगर उल्काओं के अंदर के पदार्थ की हमें जानकारी मिलती है तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर इस तरह के पदार्थ पाए जा सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल को थोड़ा सा डिटेल में देखें। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल ये है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग से लगने वाला बल है जो पृथ्वी के ऊपर की सारी चीजों को अपनी ओर खींचता है। पृथ्वी की सारी चीजों को अपनी ओर खींचने वाला जो बल है वही क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर बात करें गुरुत्वाकर्षण बल तो यह पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर अलग अलग पाया जाता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मात्रा में पाया जाता है, एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर अलग अलग पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के ऊपर की चीजों को अपनी ओर खींचती है, बांधे रखती है, और ये पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर अलग अलग पाया जाता है। यह ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम पाया जाता है।
यानी गुरुत्वाकर्षण बल है वो ध्रुवों पर अधिक पाया जाता है और भूमध्य रेखा पर कम पाया जाता है। अगर हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो गुरुत्वाकर्षण की मात्रा में कमी होगी। अब ध्रुवों पर अधिक इसलिए पाया जाता है कि पृथ्वी है वो ध्रुव से क्या है, चपटी है। ध्रुव से चपटी है, यहाँ दूरी ज़्यादा है, यहाँ दूरी क्या है, कम है। तो ध्रुवों पर दूरी क्या है, कम। केंद्र की दूरी है वो ध्रुवों पर कम है, इस वजह से यहाँ बल क्या लगता है, ज़्यादा बल लगता है। और ये दूरी ज़्यादा है, यहाँ बल कम लगता है। यानी जो भूमध्य रेखीय त्रिज्या है वो ज़्यादा है और ध्रुवीय त्रिज्या है वो क्या है, पृथ्वी की कम है। तो केंद्र के नज़दीक होने से इस भाग में बल है वो ज़्यादा लगता है, इस भाग में बल है वो क्या लगता है, कम लगता है। और ये पृथ्वी के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपनी ओर बांधे रखता है। आगे बात करें चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र ये भी अप्रत्यक्ष स्रोत है। मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर चुंबकीय बल में विभिन्नता पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भिन्न भिन्न पाया जाता है। चुंबकीय बल है वो पृथ्वी के केंद्र से आता है। कहाँ से आता है, पृथ्वी के केंद्र से। जो लोहा और निकल पृथ्वी के केंद्र में स्थित है वहीं से चुंबकीय क्षेत्र बनता है और ये प्रत्येक अक्षांश पर क्या पाया जाता है, भिन्न पाया जाता है। चुंबकीय बल का स्रोत पृथ्वी के अंतरतम का लोहा प्लस निकल। लोहा और निकल है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं या चुंबकीय बल उत्पन्न करते हैं और ये पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर क्या पाया जाता है, भिन्न पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सातवें की, तो जो सातवां स्रोत है वो ये है भूकंप। यानी पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी का जो अप्रत्यक्ष स्रोत है उसमें सबसे जो अंतिम हम डिटेल में अध्ययन करेंगे वो करेंगे भूकंप की। यानी भूकंपीय गतिविधियां पृथ्वी के अंदर होती है। तो भूकंप का मतलब होता है, भूकंप क्या है, पृथ्वी के किसी भाग में कंपन। पृथ्वी के किसी भाग में जो कंपन होता है, ट्रीमर होता है। क्या होता है, ट्रीमर। जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। कंपन या ट्रीमर या वाइब्रेशन। ये जो वाइब्रेशन है, ट्रीमर है, इसी को ही क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। अब भूकंप क्यों आते हैं इसके बारे में हम आगे डिटेल भूकंप वाले अध्याय में करेंगे। भूकंप के कितने प्रकार होते हैं, भूकंप को कैसे मापा जाता है, वो सारी चीजें हम उस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। वैसे भूकंप का अध्ययन है वो क्या है, सेस्मोलॉजी। क्या है, सेस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान, इसमें हम सिस्मिक वेव्स की स्टडी करते हैं। सिस्मिक वेव की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं।
सिस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगों की, भूकंपीय तरंगों की या तरंगों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। भूकंप मापी यंत्र, भूकंप मापी यंत्र की अगर हम बात करें तो जो भूकंपीय तरंगे होती हैं उनको हम कैसे मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा मापन, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप का हम क्या करते हैं? मापन करते हैं। तो चलिए आगे डिटेल में हम भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भूकंप क्या है? पृथ्वी की किसी भाग में कंपन होना, और ये कंपन है वो अलग अलग क्या करते हैं? तरंगों को उत्पन्न करते हैं। और ये तरंग कौन कौन सी है उनकी हम स्टडी डिटेल से करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भूकंप में 3 तरह की तरंगों का अध्ययन करते हैं। भूकंपीय तरंगे, तो इसमें वैसे तो ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है बॉडी वेव, कायिक तरंगे, कायिक तरंगे, और दूसरी होती है सरफेस वेव, सरफेस वेव। इसको बोलते हैं धरातलीय तरंगे। यानी कायिक तरंगे जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तरंगे उत्पन्न होती है उनको बॉडी वेव बोलते हैं। और जो पृथ्वी के सरफेस, धरातल पे जो तरंगे उत्पन्न होती है वो क्या होती है? सरफेस वेव होती है, या फिर उनको बोलते हैं धरातलीय तरंगे। भूकंपीय गतिविधि के दौरान बॉडी वेव से उत्पन्न होती है। यानी भूकंप जब आता है तो 2 तरह की तरंगे बनती है, और तीसरी तरह की जो तरंग बनती है धरातलीय तरंग, वो इन कायिक तरंगों के द्वारा बनती है। तो बॉडी वेव में अगर हम बात करें, बॉडी वेव में अगर हम बात करें, कायिक तरंगों में बात करें, कायिक तरंग तो ये होती है पी तरंग, और दूसरी होती है एस तरंग। बॉडी तरंगे कौन सी होती है? पी और एस तरंग। दूसरी अगर हम बात करें सरफेस वेव, सरफेस वेव की अगर हम बात करें, धरातलीय तरंग, धरातलीय तरंग, तो इसमें हो जाएगी 3 नंबर हो जाएगी हमारी अल वेव। कौन सी हो जाएगी? अल वेव, अल तरंग। यानी भूकंप के दौरान जो तरंगे उत्पन्न होती है, या भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे तो कौन कौन सी होती है? पी, एस और एल। ये 3 तरंगे भूकंप के द्वारा उत्पन्न होती है। पी यानी प्राइमरी, एस यानी सेकेंडरी, एल यानी लव वेव। कौन सी? लव वेव या धरातलीय तरंग। इससे पहले अगर हम थोड़ी सी और चर्चा करें भूकंप के बारे में, तो जैसे कि ये पृथ्वी है और यहां पर भूकंप आ गया। क्या आ गया? भूकंप। भूकंप का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र या पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा का मुक्त होना। क्या होना? ऊर्जा का मुक्त होना। और ये ऊर्जा मुक्त होती है भ्रंश के सहारे। जैसे कि ये कोई प्लेट है, यहाँ कोई बर्फ, और यहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठी हो गई, तो ये ऊर्जा क्या करेगी? बाहर आने का प्रयास करेगी, और बाहर आने का प्रयास इन भ्रंश के माध्यम से करेगी। भ्रंश या दरार, थ्रस्ट, क्रैक्स, इनके माध्यम से आने का प्रयास करेगी। जब ये बाहर निकलेगी, नीचे से दबाव डालेगी बहुत सारा, जब दबाव डालेगी बाहर निकलेगी, तो इनके कारण क्या होगा?
जो चट्टाने हैं या ऊपरी धरातल है उसमें क्या होगा, कंपन होगा, और यही कंपन क्या है, भूकंप है। जहां से एनर्जी मुक्त होती है, एनर्जी मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, जहां से ऊर्जा मुक्त होती है उसे बोलते हैं फोक्स। क्या बोलते हैं, फोक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोक्स। इसी को ही बोलते हैं हाइपोसेंटर। क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर। फोक्स या हाइपोसेंटर इसको बोलते हैं भूकंप, भूकंप केंद्र या मूल केंद्र। इसको बोलते हैं भूकंप केंद्र या मूल केंद्र। जैसे ही ऊर्जा मुक्त हुई तो ऊर्जा है वो अलग अलग दिशाओं में जाएगी कंपन करती हुई, और ये कंपन करती हुई ऊर्जा को ही हम तरंगे बोलते हैं, और इन तरंगों का नाम हमने पी, एस और एल कर दिया। अब जहां से उत्पन्न हुई है उसके जस्ट ऊपर 90 डिग्री, कहां पर है, 90 डिग्री के कोण पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगे अनुभव की जाएगी। भूकंप के फोक्स से, हाइपोसेंटर से, मूल से जो ऊपर का कोण है 90 डिग्री, वहां पर भूकंपीय तरंगे है वो सबसे पहले अनुभव की जाएगी। भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे जहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले अनुभव होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ईपी सेंटर। क्या बोलते हैं, ईपी सेंटर। यानी ईपी सेंटर है वो धरातल के ऊपर होता है जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगे अनुभव की जाती है। ये फोक्स या हाइपोसेंटर या भूकंप के अंदर, मूल के अंदर से 90 डिग्री के कोण पर होता है, और इसी एपी सेंटर को बोलते हैं अधि केंद्र। अधि केंद्र बोलते हैं, ईपी सेंटर बोलते हैं। तो भूकंप जहां से एनर्जी मुक्त होती है उसको बोलते हैं फोक्स या हाइपोसेंटर, और जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगे अनुभव की जाती है उसको बोलते हैं ईपी सेंटर। ईपी सेंटर होता है धरातल के ऊपर, फोक्स या हाइपोसेंटर धरातल के अंदर जहां से भूकंप आया है। इन तरंगों का जो मापन है वो सिस्मोग्राफ पर, मापन कहां पर होता है, सिस्मोग्राफ, ग्राफ। अब ये जो भूकंपीय तरंगे हैं वो सिस्मोग्राफ पर एक साथ रिकॉर्ड नहीं की जाती, एक साथ इनको नहीं देखा जाता, ये कुछ अंतराल के बाद आती है। जैसे पहले पी आ गई, उसके बाद एस आ गई, उसके बाद एल आ गई। यानी ये जो सिस्मोग्राफ है वो भूकंपीय तरंगों को अंतराल से अनुभव करता है। यह भूकंपीय तरंगों को अंतराल से अनुभव करता है। जैसे सबसे पहले पी, उसके बाद एस, उसके बाद एल तरंग, यानी ये तरंगे एक के बाद एक आती रहती है, और इन तरंगों की गति में क्या होता है, विविधता पाई जाती है, या गति में क्या होता है, बदलाव होता है। तो आगे चलते हैं, हम डिटेल में अध्ययन करते हैं। एक नंबर जो हमारी तरंग है वो पी तरंग। कौन सी है, पी तरंग। पी तरंग जो सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है उस तरंग को क्या बोलते हैं, पी तरंग बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्री
प्रीलिमिनरी, प्राइमरी, लॉन्गिट्यूडनल, और कंप्रेशनल। कंप्रेशनल यानी ये क्या है? प्राथमिक तरंग या अनुदैर्ध्य या संपीड़ित तरंग। यानी प्राइमरी तरंगों को क्या बोलते हैं? प्रीलिमिनरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और कंप्रेशनल वेव्स बोलते हैं। प्राथमिक तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग और संपीड़ित तरंग क्या है? इसका नाम है। सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले रिकॉर्ड की जाने वाली तरंग कौन सी है? पी तरंग। दूसरी अगर हम बात करें तो ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। ध्वनि तरंगों के समान, ध्वनि तरंगों के समान होती है। ध्वनि तरंगों के समान होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सर्वाधिक गति वाली तरंग, सर्वाधिक गति वाली तरंग, लगभग गति होती है इसकी 13 किलोमीटर तक। कितनी होती है? 13 किलोमीटर। पृथ्वी के अंतरतम में इसकी गति कितनी हो जाती है? 13 किलोमीटर। पृथ्वी के अंतरतम में घनत्व अधिक होने पर इसकी गति बढ़ती है। इसकी गति बढ़ती है। यानी जो अंतरतम है, आंतरिक भाग है, पृथ्वी का जो केंद्र है, वहां अगर जाएगी तो वहां पर इसकी गति घनत्व बढ़ने से बढ़ती है। इसका मार्ग अवतल होता है। मार्ग कैसा होता है? अवतल होता है। अवतल मार्ग, अवतल मार्ग, कॉनकेव, यानी इसका मार्ग है वो अवतल होता है। अवतल मार्ग होता है। इसके अलावा बात करें प्राइमरी वेव्स की, यह तीनों माध्यम से गुजरती है। तीनों माध्यम से गुजरती है। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों माध्यम से ये ये तरंग है वो गुजरती है। ठोस में इसकी गति सर्वाधिक, ठोस में गति सर्वाधिक जो गति होती है वो इसकी कहां पर होती है? ठोस पदार्थों में पी तरंगों की गति है वो क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इसमें कणों की गति तरंग की दिशा के समांतर होती है। यानी जो कण है वो गति करते हैं, जैसे जैसे तरंग जाती है तो कणों में गति होती है, और वो गति है वो इनकी तरंग की दिशा के समानांतर ही होती है। इसमें कणों की गति तरंग की दिशा के समानांतर होती है। इससे चट्टानों में सिकुड़न एवं फैलाव होता है। सिकुड़न एवं फैलाव होता है। यानी ये जहां से चट्टानों में जाएगी तो एक बार चट्टानों को ये क्या करेंगे?
सिकुड़न करेंगे और दूसरी बार क्या होगा, इसमें फैलाव। इस तरह से ये चलती रहेगी। लाइक जैसे कि स्प्रिंग को हम खींचते हैं फिर वापस छोड़ते हैं तो वापस अपनी जगह आ जाती है, तो इस तरीके से इनमें कणों की गति होती है। तो चट्टानों में क्या होता है, सिकुड़न एवं फैलाव होता है। और कणों के संचरण की दिशा है वो क्या होती है, समानांतर होती है। तो ये थी पी तरंगों के बारे में जानकारी। पी तरंगे है वो चट्टानों में दरार पैदा करती है। क्या करती है, दरार पैदा करती है। तो इसे चट्टानों में सिकुड़न एवं फैलाव होता है। तो ये थी पी तरंगों के बारे में जानकारी। पी तरंगे हैं वो तीनों माध्यम से गुजरती है। तो धन्यवाद दोस्तों, टाइम काफ़ी हो गया है और आगे जो हम एस एल और इसके अलावा और सारी चीज़ें जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित रह चुकी है उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।